नमस्कार दोस्तों, आरपीजी क्लासेज में स्वागत है। पीटीटी 2025 की शिक्षण अभिरुचि क्लास लेकर आपके समक्ष हाजिर हूँ। 2 ईयर और 4 ईयर के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी बच्चों के कमेंट आए कि सर हमें शिक्षण अभिरुचि में वो ट्रिक्स दीजिए जिसके माध्यम से हम आसानी से शिक्षण अभिरुचि को कर पाएंगे, न सिर्फ कर पाएंगे एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकेंगे, 50 में से 48 49 क्वेश्चन सही कर सकेंगे। ऐसी हमें ट्रिक्स दीजिए। तो मुझे 3 ईयर का अनुभव है। इस वर्ष मैं बहस नहीं लेकर आया, लेकिन शिक्षण अभिरुचि के हूबहू प्रश्न छपने वाले वो आपके समक्ष लेकर आया हूं। लेकिन उससे महत्वपूर्ण दोस्तों आपको एक ऐसी ट्रिक्स देकर सलाह दूंगा जो आपको शिक्षण अभिरुचि में करते वक्त सरलतम से सरलतम हो और आप अधिकतम से अधिकतम नंबर अर्जित करोगे। ये मेरा वादा है आपको। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या होगा, इस क्लास को पूरा देखना होगा। मैं वो आपको ट्रिक्स देने जा रहा हूं जिसको आप बातें होगी मेरी, जो महत्वपूर्ण बातें होगी, आपका मेरा एक एक शब्द आप इस क्लास के लिए आपके लिए एग्जाम में सफलता की सिद्ध करने के लिए महत्वपूर्ण होगा, खासकर शिक्षण अभिरुचि में। तो इस विषय में दोस्तों आपको करना क्या है, किस प्रकार से मानसिकता रखनी है, क्या क्या बातें होगी जो आपको गांठ बांध लेना, शिक्षण अभिरुचि में आप अच्छे अंक अर्जित कर दोगे। ये मेरा वादा है। ये 100% मेरी बात आपको लगेगी कि वाकई सर आपने बिल्कुल सत्य कहा। चलिए तो देखिए, पहले तो प्रश्न हमेशा पढ़ना है। कुछ बेसिक बातें हैं जो मैं आपको बता देता हूं अभी करना क्या है। चलिए पहले मैं एक क्वेश्चन पढ़ देता हूं कि छात्रों को गृह कार्य दिया जाना चाहिए, कब देना चाहिए, पढ़े गए पाठ को आधारित होना चाहिए, पढ़े गए पाठ पर आधारित ज्ञान को बढ़ाने वाला होना चाहिए, पूर्व ज्ञान पर आधारित उसे दोहराने वाला होना चाहिए, या ये सभी। तो हमेशा प्रश्न को पूरा पढ़ना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसका होगा पढ़े गए पाठ पर आधारित होना। यानी अभी पाठ मैंने पढ़ा है, मान लीजिए शिक्षक हो आपने अभी पाठ पढ़े हैं तो उसके आधार पर होना चाहिए। ये नहीं कि पहले के पाठ का आप पाठ जो है वो 5वां पढ़ा रहे हो और प्रश्न उत्तर गृह कार्य पहले के पाठ के दे रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। आपको क्या है, जो पाठ अभी पढ़े हैं वो पाठ के उत्तर देने चाहिए, पूर्व ज्ञान पर आधारित होने चाहिए, लेकिन दोहराव भी नहीं होना चाहिए। यानी जो अभी पाठ पढ़े हैं उसके ही देना है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अब मैं यहाँ पर आपको शिक्षण अभिरुचि को कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके समक्ष साझा करूंगा, जिसको ये एक प्रकार की आप ट्रिक्स समझ लीजिए, ये एक प्रकार की महत्वपूर्ण बातें समझ लीजिए जो आपको शिक्षण अभिरुचि में सफलता दे दी जाएगी। तो इसकी होगी क्या ट्रिक? देखिए, आपको 3 मुख्य बातें याद रखनी होगी। कौन कौन सी याद रखनी होगी सर जी, जल्दी बता दीजिए। तो बिल्कुल जल्दी का देखिए, जल्दी काम हमें नहीं करना है, हमें काम ऐसा करना है कि हमारा नाम बन जाए। तो देखिए, पहली बात, हमेशा शिक्षण अभिरुचि में आपको सीधा उत्तर सही नहीं देना है। जैसे कि ये दूसरा क्वेश्चन आया, प्रश्न पढ़ा आपने और सीधा उत्तर ठोक दिया कि यही सही है, ये आपको कभी नहीं करना है। ये सबसे आपकी मेजर मिस्टेक है। क्योंकि हम जो क्योंकि कभी सभी ऑप्शन आता है, उपयुक्त सभी आता है, और कभी ऑप्शन में हम कुछ पढ़ देते हैं, ये हमारी मेजर मिस्टेक है। दूसरी क्या करना होगा, हमेशा आपको अपनी मानसिकता पॉजिटिव रखनी है, यानी सकारात्मक सोचना है। आपको नकारात्मक या नेगेटिविटी शिक्षण अभिरुचि में पढ़ते वक्त नहीं रखनी है दोस्तों। बहुत ही अच्छा सोचना है, बहुत ही अच्छा। अगर आपने अभी तक नहीं सोचा तो बहुत ही हद से ज़्यादा आपको अच्छा सोचना है, अच्छी मानसिकता, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना है। तीसरी बात, अगर आपको शिक्षण अभिरुचि में कहीं दंड मिल जाए, दंडनीय मिल जाए, ऐसे शब्द आएंगे तो वो हमेशा के लिए गलत ऑप्शन होगा। उसको तो आप काट लीजिए, उसको तो आप 100% काट दीजिए। अब सॉल्व कैसे करना है शिक्षण अभिरुचि में, इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमेशा देखिए, प्रश्न पूरा पढ़ना है, फिर सॉल्व भी इसी विधि के साथ करना है। आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करोगे। जैसे कि शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है, इस कथन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है स्वयं की? यह केवल एक आदर्श वाक्य है। भ्रष्ट नेताओं के आगे शिक्षकों की कुछ नहीं चलती, यह वास्तविकता है क्योंकि शिशु को आगे चलकर राष्ट्र में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, हमेशा क्वेश्चन आप पढ़ते हो तो इनमें मैंने कहा कि पहले तो नकारात्मक वाला काटना है, यानी ऑप्शन काटना है कि ये तो सर हो ही नहीं सकता। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है, देखिए आपको नजर आ रहा है कि सर ये तो नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल दिख रहा है, भ्रष्ट नेताओं के आगे शिक्षकों की कुछ नहीं चलती, ये शिक्षक राष्ट्र का निर्माता, इस कथन से तो इसका तो लेना देना है ही नहीं यहाँ पर। तो ऑप्शन इसको आप पहले ही काट दीजिए। ये डी इनमें से कोई नहीं दोस्तों, आपको लग रहा है कि ये हो सकता है या ये हो सकता है, यानी 2 ऑप्शन तो आपके बिल्कुल कट चुके हैं। क्या हो चुके हैं दोस्तों? कट। और अब रहे कौन से दोस्तों? 2 रहेंगे, एक और सी। यह केवल एक आदर्श। इस प्रकार से देखिए, अगर आप उत्तर पर पहुंचोगे तो मेरे अनुसार देखिए, मान लीजिए आपने ये काट लिया और ये काट लिया शिक्षण अभिरुचि में, मान लीजिए आपने, तो आपने अब सही उत्तर देने की आपकी कितने प्रतिशत रहेगी? 50-50% रहेगी।
क्या रहेगी, 50-50% रहेगी। तो इस प्रकार से हमेशा आपको करना क्या है, शिक्षण अभिरुचि में दो दो ऑप्शनों पर आकर फिर सही उत्तर देना है। अगर आपने ये कर लिया तो शिक्षण अभिरुचि में आपको सफलता से लेने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये एक प्रकार की दोस्तों अधिगम की प्रक्रिया है जिसको आप समझ गए, मतलब सफलता को, सुनिश्चितता को प्राप्त हो गए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ये वास्तविकता है, क्योंकि शिशु को आगे चलकर राष्ट्र में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। यानी कोई भी बालक होगा दोस्तों, ये राष्ट्र में सक्रिय भूमिका यानी एक जिम्मेदार नागरिक के नाते उत्तरदायित्व का निर्वहन करता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा दोस्तों। ये केवल आदर्श वाक्य नहीं है दोस्तों, ये एक प्रकार का क्या है, सक्रिय भूमिका निभाने वाला वास्तविक दृष्टिकोण है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। इस प्रकार से आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षण अभिरुचि यानी शिक्षण अभिरुचि का तीसरा क्वेश्चन, शिक्षण की सबसे कमजोर विधि कौन सी है, संवाद विधि, दृश्य श्रव्य विधि, प्रोजेक्ट विधि या पाठ्य पुस्तक विधि। यानी शिक्षण अभिरुचि की ये विधियां दोस्तों सभी शिक्षण में काम आती हैं। जैसे कि शिक्षक संवाद का प्रयोग करता है, दृश्य श्रव्य प्रोजेक्ट विधि का भी प्रयोग करता है, पाठ्य पुस्तक विधि का भी प्रयोग करता है। लेकिन इनमें से कमजोर कौन सी विधि है ये आपको हमेशा पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, पहले तो गलत वाला भी काटना है और आपको कमजोर विधि पूछा है। तो देखिए संवाद विधि, संवाद विधि क्या होती है दोस्तों, संवाद यानी आपको छात्र जो है वो 5-6 समूह में बांटकर उनके मध्य वाद विवाद की शैली को अपनाना, यानी एक प्रकार की बाल सभा होती है, वही दोस्तों एक प्रकार का उदाहरण है। या शिक्षक जब पाठ पढ़ाता है तो संवाद करता है, तो संवाद तो जरूरी है दोस्तों। अगर संवाद नहीं होगा तो क्या नहीं होगा दोस्तों, तो फिर पढ़ाई ही नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल आपका सही होगा। फिर दृश्य श्रव्य सामग्री क्या होती है दोस्तों, यानी आपने कोई टॉपिक पढ़ाया तो उसको दोस्तों मॉडल के माध्यम से बता दिया, यानी आपने टेलीविजन यानी दृश्य श्रव्य क्या होता है, टीवी के माध्यम से किसी बालक को समझा दिया। तो ये तो दोस्तों सबसे उपयुक्त विधि है। प्रोजेक्ट विधि क्या होती है, जब छात्र द्वारा दोस्तों किसी भी प्रोजेक्ट यानी किसी भी टॉपिक के ऊपर प्रोजेक्ट विधि बनाते हैं, सक्रिय रूप से भूमिका निभाते हैं, उसमें छात्र खुद करके स्वयं सीखते हैं, सीखकर जो है वो करके सीखते हैं, स्वतंत्र रूप से सीखते हैं। तो ये तो जरूरी है। लेकिन पाठ्य पुस्तक विधि बिल्कुल कमजोर विधि है दोस्तों, क्योंकि इसकी प्रासंगिकता तब तक रहती है दोस्तों जब शिक्षक उसको एक मनोरंजन के रूप में पढ़ाने का कार्य, मित्रवत के रूप में पढ़ाने का कार्य कर देता है, तब ये उपयुक्त शैली मानी जाएगी। अगर आप किसी छात्र को कह दे कि पाठ्य पुस्तक ये ले और घर जाकर बैठ जा, तो क्या वो विधि उपयुक्त हो जाएगी, तो वो नहीं होगी दोस्तों। वो विधि तब उपयुक्त होगी जब छात्र आएगा, शिक्षक आएगा, शिक्षक और छात्र के बीच अधिगम होगा, दोनों के बीच वाद विवाद शैली होगी, तभी ये विधि उपयुक्त आएगी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही और आपके रहेगा सटीक उत्तर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है। पर्यावरण शिक्षा, छात्रों में पर्यावरण का ज्ञान हो जाए, पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सकता है, छात्रों को मनोरंजन और छात्रों पर अतिरिक्त बोझ डालना। तो देखिए पर्यावरण शिक्षा से क्या अभिप्राय है, मैंने कहा सकारात्मक सोचना है। तो देखिए नकारात्मक इसमें देखिए छात्रों को अधिक बोझ डालना, ये तो एक नेगेटिविटी है दोस्तों। क्या पर्यावरण जागरूकता से बताना छात्रों पर बोझ हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। तो इसका डी तो आप काट लीजिए, ये डी तो हो गई नहीं दोस्तों, इस प्रकार से इसको काट लीजिए। छात्रों का मनोरंजन हो, तो मनोरंजन और पर्यावरण शिक्षा का दोस्तों ये कोई मनोरंजन मूवी नहीं है दोस्तों, ये एक प्रकार का नाटक नहीं है, ये कोई मैच नहीं है दोस्तों, ये जागरूकता, ये एक प्रकार का संवेदनशील मुद्दा है दोस्तों। तो ये सी तो आपका होगा नहीं। अब रहे कौन से दो ऑप्शन, इस प्रकार से उत्तर देना है। पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सकता है, छात्रों में पर्यावरण का ज्ञान हो जाए दोस्तों। तो क्या होना चाहिए आपके अनुसार, सही उत्तर इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो इसका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सकता। यानी पर्यावरण शिक्षा किसे लिए दी जाती है, पर्यावरण शिक्षा हमें इसलिए दी जाती है दोस्तों ताकि हम पर्यावरण के प्रति जागरूक रहे, एक जिम्मेदार नागरिक के अनुसार कचरा है तो उसको बस डस्टबिन में डाले, जिस प्रकार से कचरा हो वगैरह हो। यहाँ पर जो है वो सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान न करना, ध्वनि अधिक रेडियो वगैरह न बजाना, साउंड, ये हमें एक प्रकार का नॉलेज मिलता है किसमें, पर्यावरण की शिक्षा में, जिससे हमें पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सकता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब किसी का कमेंट हो सकता है सर पहला क्यों नहीं होगा, तो पर्यावरण का ज्ञान हो जाए। क्या हमें पर्यावरण का स्कूल जाने से पहले ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान होता है दोस्तों पर्यावरण का, लेकिन पर्यावरण को दूषित होने से इसके उपाय किस प्रकार से होंगे, यही पर्यावरण शिक्षा में समझाया जाता है। अगला देखिए, प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए दोस्तों, कौन सी शिक्षा, प्रौढ़, सरकार के हाथ में, शिक्षित व्यक्तियों के हाथ में, गैर सरकारी समितियों के हाथ में, उपयुक्त सभी के
हाथ में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। तो इसका सही और सटीक उत्तर दीजिए। प्रौढ़ शिक्षा होता है दोस्तों कोई भी व्यक्ति जो है शिक्षा से वंचित हो चुका है, यानी उसने मान लीजिए किसी ने 12वीं की, अब वो जो है वो क्या करना चाहता है, कॉलेज भी जाना चाहता है। मान लीजिए उदाहरण के लिए न्यूनतम, अगर आप सरलतम उदाहरण मान ले, कोई व्यक्ति 8वीं पढ़ाई करके जो है वो पढ़ाई छोड़ दी, तो फिर उसको लगा कि 4 साल 5 साल बाद या 10 साल बाद लगा कि मुझे 9वीं करनी है 10वीं करनी है, तो फिर वो क्या करेगा, तो वो शिक्षा वापस ग्रहण करने के लिए करता है, तो उसे प्रौढ़ शिक्षा कहा जाता है। ये दोस्तों गैर सरकारी समितियों के हाथ में होनी चाहिए, अलग अलग शिक्षण संस्थान खोले होने चाहिए, जिसमें जो है व्यक्ति जो वंचित शिक्षा हो चुके हैं वो पुनर्लाभान्वित हो सके। अगला क्वेश्चन देखिए, किस विधि से छात्र सबसे अधिक और सबसे जो है वो सर्वश्रेष्ठ रूप से सीखते हैं, देखकर, स्वयं करके, सुनकर या पढ़कर। तो देखिए अधिकतर कौन सीखता है, अगर आपको मैं कहूँ कि किसी चीज़ को आप देखो, खुद पर लेना है, देखकर आप सबसे ज़्यादा सीखोगे, सुनकर या पढ़कर, तो आप दोस्तों स्वयं सीखकर सबसे अधिक सीखते हो दोस्तों। क्या करके, स्वयं सीखकर। यानी आप जो किसी भी, आप जनरली उदाहरण लीजिए, क्या आपने सब्जी देखकर सीखा, सुनकर सीखा या पढ़कर सीखा, या आपने स्वयं बनाकर सीखा, तो आप कहोगे कि सर हमने 2-3 बार बनाई सब्जी तभी हम सीखे। तो स्वयं जो करके सीखते हैं वो सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि होती है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा तभी सार्थक होगी दोस्तों जब, क्या शिक्षा तभी सार्थक होगी जब पाठ्यक्रम केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो, रोजगार केंद्रित हो या समाज केंद्रित। मोस्ट इंपोर्टेंट पीटीटी 2025 में 2 ईयर या 4 ईयर के विद्यार्थियों के पेपर में ये छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, छपेगा। क्या करेगा, छपेगा। शिक्षा तब सार्थक होती है, कब होती है दोस्तों, जब ये छात्र केंद्रित होनी चाहिए दोस्तों, या इसे क्या कहा जाता है, बाल केंद्रित होनी चाहिए। अगर शिक्षक केंद्रित होगी तो शिक्षक तो पढ़ा लेगा, समझ लेगा, लेकिन बालक को समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर बालक केंद्रित है, यानी बालक के ऊपर बालक आसानी से समझ सकता है, अगर बालक केंद्रित है या छात्र केंद्रित हैं, तो वो शिक्षा सार्थक होगी, वो अपने विवेक के अनुसार निर्णय लेने में बालक सक्षम होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है दोस्तों, महत्वपूर्ण है। शिक्षक की अपनी योग्यता, शिक्षक का विचार, शिक्षक का व्यक्तित्व या शिक्षक की कक्षा प्रबंध की क्षमता। छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए कौन सी शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण होती है दोस्तों, तो उसका क्या होता है दोस्तों, शिक्षा की प्रबंध करने की क्षमता भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा। किसी भी शिक्षक का दोस्तों अगर अनुशासन में कक्षा प्रबंध की व्यवस्था ही नहीं है दोस्तों, तो उसकी भूमिका का कोई अर्थ नहीं रहता। मान लीजिए कोई शिक्षक आ रहे हैं और कक्षा में छात्र हो हल्ला कर रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है दोस्तों शिक्षक बनने से, क्योंकि अगर जैसे ही शिक्षक आए कक्षा बिल्कुल शांत हो और जो बच्चों के डाउट हो वो डाउट दूर हो सके और शिक्षक अपने बेहतरीन ढंग से शिक्षण विधियों का प्रयोग करके समझा दे, वही दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 9वां क्वेश्चन, छात्र जो लिखित कार्य करते हैं शिक्षक को कब जांचना चाहिए, जब शिक्षक को खाली समय मिले, अगले सप्ताह के दौरान, या रहेगा आपके दोस्तों सप्ताह के अंत में रविवार को, या लिखित कार्य होने के तुरंत बाद। कब जांचना चाहिए दोस्तों, जब भी दोस्तों लिखित कार्य, क्या दोस्तों लिखित कार्य दोस्तों आपके लिखित कार्य पूर्ण होने के बाद शिक्षक को तुरंत जांच देना चाहिए। ये एक शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका, सप्ताह के अंत, महीने के अंत में ये ऐसे टालने नहीं दे चाहिए दोस्तों शिक्षक को। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए दोस्तों, फ्रोबेल, हर्बर्टियन विधि, प्लेटो या कॉमेनियस। कॉमेनियस ने दोस्तों आपके जो चित्र आते हैं पुस्तकों में, सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी, कॉमेनियस ने की थी। फ्रोबेल दोस्तों किंडरगार्टन विधि का प्रयोग किया था, किसने, फ्रोबेल ने विधि दोस्तों। यहाँ पर बालक जो है वो बालक ने इस गार्डन को दोस्तों बच्चों का बाग बताया और जो शिक्षक को मालिक की उपमा दी। लेकिन हर्बर्टियन विद्यन ने दोस्तों 5 चरण बताए दोस्तों, कितने, 5 चरण बताए। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ये थे शिक्षण अभिरुचि के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण चाहिए, किस प्रकार से सॉल्विंग और किस प्रकार से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का समावेश करना चाहिए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर दीजिएगा कि सर शिक्षण अभिरुचि के और भी प्रश्न लाइए, ताकि हमारी और समझ विकसित हो और हूबहू प्रश्न छपने को मिले। और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि जब भी पीटीटी की सबसे पहले आंसर की हमारे द्वारा लाई जाएगी सही और 100% के साथ, उस समय आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।